नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। बेटा पत्नी को सम्मान दे तो वो गलत क्यों है। लाली देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन अब रोने का क्या फायदा, सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उनके कारण ही तो उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर नेहा दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा विनोद, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो विनोद बहुत चुप चुप रहने लगा था, न खाने का होश न पीने का। लाली जी, वह अब पहले से ही कान की कच्ची थी, हर किसी की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती थी। उनकी इन्हीं आदतों से उनके पति सुरेश जी भी बहुत परेशान रहते थे। वह अक्सर उनको समझाते कि लाली जी, आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आज तक के लोगों को दूसरों का सुख नहीं देखा जाता है, वह तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, और ऐसा करके आप अपना घर बर्बाद कर दोगी। पर लाली जी, उनको तो कभी कोई असर ही नहीं होता था। वह थोड़े दिनों तक तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है, वह नहीं जाती है और वो अपने ही रास्ते चलने लगती थी। आज उनका सुखी संसार उनकी ही इन्हीं आदतों के कारण बिखर रहा था। विनोद उनका इकलौता बेटा था और वह प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। लाली जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान भी था। उनका अरमान था कि वह अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेंगी और उनका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन में ही रह गए, क्योंकि विनोद कॉलेज के साथ पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट को, नेहा को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। और अब विनोद ने ये बात घर में बताई तो लाली जी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और नेहा उनकी बहू बनकर घर आ गई। नेहा बहुत सुंदर, सलीकेदार, सुशील और समझदार, सुलझे पर विचारों वाली लड़की थी और वह एक बैंक में जॉब करती थी। उसने घर में आते ही लाली देवी को छोड़कर परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वह घर के हर कार्य में भी होशियार थी। उसकी इन्हीं आदतों से उसके ससुर उसको कहते कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो, तुमने मेरे घर में बेटी की जो कमी थी वह पूरी कर दिया। बेटा, वह अक्सर उसको बहुत आशीर्वाद देते, यह देखकर लाली देवी चिढ़ जाती थी। हालांकि वह भी समझती थी कि लाली उनकी सोच से ज़्यादा ही अच्छी है। अगर वो भी बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी आस पड़ोसी सहेलियां मंडली, जो कि सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थी और उनके सुखी परिवार से मन में जलती थी, वह अक्सर उनको भड़काती
अरे लाली जी, आपकी बहू को देखकर तो लगता है बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती हैं। अब आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू ने विनोद को अपने जाल में फंसा लिया और वह घर पर कब्जा कर लिया। वह जानती थी कि विनोद इकलौता है, आगे सब कुछ उसके ही हाथों में होगा। धीरे धीरे लाली जी के मन में नेहा के प्रति नफरत और चिढ़ के भाव भरते गए थे। पहले ही नेहा उनको पसंद नहीं थी, अब तो और ज्यादा उससे चिढ़ रहने लगी। उसके हर काम में गलती निकालना उनकी तो आदत बन गई थी। इसी बीच वह दादी भी बन गई थी। दो प्यारे बच्चों की पर उनका नेचर नहीं बदला, बल्कि वक्त के साथ और कठोर होता चला गया। वह किसी न किसी बात को लेकर रोज घर में लड़ाई करने लगती थी। नेहा ने सुरेश जी और विनोद दोनों ही उनको समझाते, पर वह एक जिद्दी बच्चे समान हो गई थी। किसी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनको तो नेहा एक आंख ना भाती। नेहा भी अब परेशान हो गई थी। नेहा का भी इसी क्लेश के कारण नेचर बदलने लगा था। वह पहले हर बात सह लेती थी, पर अब जब अति होने लगी तो वह भी जवाब देने लगी और विनोद से अलग घर लेकर रहने को कहने लगी थी। परंतु विनोद उसको कहता कि वह उनको किसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो सकता है। इस वृद्धा अवस्था में उसको साथ ही रहना होगा। वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। नेहा इसी बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। लाली जी कुछ सुनने समझने को तैयार थी ही नहीं। इसी बीच जब नेहा का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया, इस कारण उसका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से आने लगी थी। घर में सारे काम के नौकर रख लिए थे, फिर भी वह कोशिश कर बहुत काम करके जाती थी। माँ को और कोई शिकायत का मौका ना मिले। अब लाली जी की सहेलियां उनके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंक में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका विनोद तो जल्दी आ जाता है, पर बहू ऐसी किस बैंक में जाती है जहाँ इतनी देर तक काम होता है। ये सब सुनकर लाली देवी विनोद को भी भड़काने लगी थी। विनोद जो रोज रोज की क्लेश से वैसे ही परेशान था, वह अब नेहा पर बेवजह गुस्सा होने लगा। आखिर दोनों के बीच अब मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर नेहा का भी सब्र का बांध टूटने लगा था और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया और ट्रांसफर करवाकर बच्चों को लेकर चली गई थी। आज सुरेश जी और उनके परिवार के और लोग भी लाली जी ही को इन सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्होंने कद्र नहीं की और अपने अड़ियल रवैये और अहंकार के और दूसरे लोगों के कहने में आकर अपने ही घर को आग लगा बैठी थी और रो रो रही थी। आज लाली जी को अपनी हर गलती का एहसास था।
कि वो नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही बेटे के घर को उजाड़ दिया और अब उनको अंदर ही अंदर ये गम खाए जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे विनोद से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आ। विनोद ने कहा, किस मुंह से मैं उससे लेने जाऊं माँ? मैंने उससे किया एक भी वादा निभा नहीं पाया। अपने ही घर में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब वहाँ वो आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। सुरेश जी ने कहा, लाली जी अब आपकी यही सजा है। अब आप इसमें अकेले ही रहें और इस घर पर अब बस आपका राज होगा। लाली जी अब किस मुंह से अपनी सफाई में कुछ कहती? जो वो चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब वो क्यों खुश नहीं थी? हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता है। हमें अपनी नफरत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई ही ना दिखे। अगर आप किसी से नफरत करने में इतने आगे निकल जाते हो कि आपको किसी की खुशी तक नजर नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले हो जाओगे। आपके साथ नहीं होगा कोई भी। सीमा की शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी नंद थी, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए सीमा और अकेली हो गई थी। सीमा हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकाम रही। सीमा की सास उससे किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन सीमा को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसका पति अमित उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ था। अभी सीमा किचन में जा रही थी खाने की तैयारी करने, तभी अरे सीमा की सास ने सीमा को आवाज लगाई, जल्दी आ इधर। सीमा जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही हैं, तेरी मासी सास 4 धाम यात्रा पूरी करके फोन आया है अभी अभी, उनके स्वागत की तैयारी में लग जा, कल सुबह जल्दी उठ आ जाएंगी। वह दीदी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अभी, और वह कमरा भी जिसमें दीदी रुकेंगी उसकी सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना सीमा, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। सीमा मन ही मन सोचने लगी, शाम के 8 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो चलाकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है।
तो हमें बता दो, मैं बोलूँगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगा, इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। वह सोचकर सीमा खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति अमित ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाही, माजी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे अमित ने गुस्सा होकर सीमा के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। सीमा ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था अमित के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी घर में हर दिन क्लेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई। सीमा थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी बजी। घंटी से नींद उड़ी मौसी जी आ गई थी। सीमा की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। सीमा और अमित ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। सीमा चाय नाश्ता बनाने चली गई और अमित मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। सीमा की सास बोली, दीदी आपको भी सुधा की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी? अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप आ नहीं सकी। नाराज है सुधा आपसे और मैं भी। मेरा एक ही बेटी और मेरी बहन ही शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने सीमा की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी, मान जा, माफ कर दे। क्या करती? कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी, पर सब लोगों का साथ बैठ गया, अब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा यह 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़, यह बता मेरी भांजी कैसी है और दामाद जी? शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास ही आ गई। सीमा की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी, आपको किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नजरें भी बहुत तेज है, लोग जलते हैं। मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देख सीमा की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी, इतना अच्छा ससुराल मिला है सुधा को, तो उसके तो भाग्य खुल गए। बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको कि सुधा बेटा तू तो राज करे, ऐसा ससुराल मिले, और देखो दीदी सच में वह तो राज कर रही है, राज। यह सब बोलते हुए सीमा की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी। और दामाद जी तो हीरा है हीरा। सुधा बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई है। 7 महीनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय वही बनाते सबके लिए और सुधा को उसके कमरे में चाय देकर आते। क्या बोलते दीदी उसको बेटी? ऐसा बोलकर सीमा की सास जोर जोर से हंसने लगी। सुधा की छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। सुधा किचन में काम कर रही है तब दामाद जी उसको आवाज नहीं लगाते, खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, हर दिन मुझसे भी फोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए
उसका तो जन्म सुधर जाए। मैं तो बारी बारी जाती हूँ दामाद जी पर। मेरी सुधा की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन हाँ सुधा सुधा करके उसके आगे पीछे लड्डू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह बहुत खुश नसीब होती है। बेटी की तरह से चिंता मुक्त हो गई दीदी। मैं तो चैन की नींद सोती हूँ और जोर जोर से हंसने लगी। सीमा की सास, माँ और साथ में मासी भी। इस बीच अमित वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पढ़, आवाज लगा दे। सीमा को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए अमित पीछे मुड़ता और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से सीमा को बाहर बैठा हुआ आवाज नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले आऊंगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया, आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से खुद पति पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई अमित को लेकर। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश सीमा की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में, यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई नहीं, बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है माँ। पीछे चाय नाश्ते की ट्रे सीमा खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले अमित को देख रही थी। आंखों के कोर नीले हो चुके थे। सीमा को अमित ने शरारती मुस्कान से देखा। सीमा को लगा चार धाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया। आज मौसी जी के लिए सीमा गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से अमित भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखना है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी।